हाय दोस्तों। आज हम रिज्यूमे के बारे में बात कर लेते हैं। रिज्यूमे एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो गई लोगों के लिए। अब लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि भाई अभी एक नई डेफिनेशन चल रही है कि एटीएस वाला रिज्यूमे बनाएं। एटीएस वाला रिज्यूमे कैसा होता है, ठीक है, रिज्यूमे कितने पेजेस का होना चाहिए। तो मैं सभी चीज़ों का आंसर आपको इस वीडियो में दूंगा। तो देखिए, अगर रिज्यूमे की बात है तो रिज्यूमे मेरे हिसाब से मैक्सिमम 2 पेजेस का होना चाहिए, यानी कि 2 पेज का होना चाहिए। क्योंकि रिक्रूटर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका रिज्यूमे, अब जैसे मैंने रिसेंटली एक बंदे का रिज्यूमे देखा तो वो 10 पेजेस का रिज्यूमे था। तो 10 पेजेस का रिज्यूमे कोई क्यों प्रिंट आउट लेगा, ठीक है, और क्यों उसका 10 पेजेस तक हो जाएगा। देखो, जो पहला पेज होता है ना, फर्स्ट पेज में ही रिक्रूटर को सारी चीज़ समझ में आ जाती है कि बंदा काम का है या नहीं है। सेकंड पेजेस पे तो वो अपने स्किल सेट लिख देते थे, भाई मेरे को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है, मेरे को टैली आता है, मेरे को सैप पे काम करना आता है, ठीक है, मेरा एजुकेशन में इतना मार्क्स था। वो तो ये है कि अगर इंटरव्यू थोड़ा लंबा चला तो वो उसको थोड़ा बहुत पूछने के लिए चाहिए, तो वो एजुकेशन वगैरह वहाँ से देख लेगा। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि अगर आप किसी भी जॉब पोर्टल पे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो सीधी सी बात है, आप वहाँ पे अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम वगैरह पता नहीं क्या क्या डालते हैं। तो वो चीज़ें आपको अपने रिज्यूमे में डालने की ज़रूरत नहीं है। आपका फादर नेम क्या है, रिक्रूटर को उससे क्या मतलब, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ तो इज मैंडेटरी, डेट ऑफ बर्थ तो डालना चाहिए, लेकिन मैं फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखूं, रिक्रूटर को उससे कोई मतलब नहीं होता। सच तो यही है। आपकी एजुकेशन में कितने % मार्क्स आए हैं ये रिक्रूटर ज़रूर चाहिए उसको। उससे क्या होता है, बंदा ना उसका ट्रैक रिकॉर्ड समझ में आता है कि बंदा भाई पहले कैसा परफॉर्म किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के एजुकेशन में मार्क्स कम है तो उसका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, वो एक अच्छा बंदा नहीं बन सकता। बट एक परसेप्शन वाली बात होती है। और उसके बाद रिक्रूटर सबसे पहले ये देखता है कि इसके टेन्योर में कोई क्या कहते हैं कि गैप तो नहीं है, ठीक है। अब आते हैं एटीएस। अब एटीएस क्या होता है? अब एटीएस होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। तो एटीएस क्या होता है? हर कंपनी के पास एटीएस नहीं होता है, ठीक है। 90% कंपनीज एटीएस को अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि वो एक महंगा सॉफ्टवेयर है। बट होता क्या है कि अगर आपकी एक प्रोफाइल बनानी है तो उसके लिए एटीएस की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। अगर आप ओवरसीज़ में जाएं या किसी अच्छी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे एटीएस होता है। एटीएस रिक्रूटर की हेल्प करता है आपकी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। अब एटीएस में क्या होता है, आपके जो, अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपना जेपीजी वाला फाइल बना लेते हैं, कि पिक्चर वाला फाइल बना लेते हैं, जिसमें अगर वो अपलोड आपने किया तो वो पढ़ नहीं पाएगा आपका एटीएस, जो भी जिस भी सॉफ्टवेयर में आप अपलोड कर रहे हो या रिक्रूटर अपलोड कर रहा है। तो आप कोशिश करें आपका मतलब या तो पीडीएफ फाइल में हो, ठीक है, या आपका वर्ड फाइल में। नॉर्मली कोशिश ये करें कि आपका रिज्यूमे पीडीएफ फाइल में ही होना चाहिए। पीडीएफ फाइल नॉर्मली सभी सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरी बात यह है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपके रिज्यूमे में कितने पेजेस का है, क्या है, इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए। ओवर इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है। मान लेते हैं मैं वेयर हाउस मैनेजर हूँ और पिछली 3 कंपनियों में लगातार मैंने वेयर हाउस मैनेजर का काम किया है। रिक्रूटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने डेजिग्नेशन से वो समझ जाता है कि वेयर हाउस मैनेजर का काम क्या है। अगर आप अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं भी लिखेंगे तब भी रिक्रूटर को समझ में आ जाएगा ये क्या होता है, ये क्या काम करता है, या वेयर हाउस मैनेजर, क्योंकि उस रिक्रूटर का तो पूरे दिन काम ही यही है, इंटरव्यू कर, रिज्यूमे देखना। अब मैं ये कहता हूँ 90% रिज्यूमे तो इसी चक्कर में रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रिक्रूटर तक पहुँचते ही नहीं है। अब पहुँचेंगे कैसे? क्योंकि वो रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली बन सकते हैं, बट कोशिश यही रहती है लोगों की कि वो क्या करते हैं, उस रिज्यूमे को इतना ओवरफ्लो कर देते हैं इन्फॉर्मेशन से कि एटीएस को भी प्रॉब्लम होती है वो डेटा रीड करने में। तो आप अपना रिज्यूमे सिंपल रखें, कम से कम इन्फॉर्मेशन रखें, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रखें, कीवर्ड पे फोकस ज़्यादा करें। अब अगर कोई वेयर हाउस मैनेजर है तो उसको कीवर्ड्स कैसे डालना चाहिए? भाई वेयर हाउस ऑपरेशन हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, सप्लाई चेन हो गया, वेयर हाउस मैनेजर, ठीक है, उसका डेजिग्नेशन अगर उसमें लिखा हुआ है तो उससे भी हो जाएगा। अब रिक्रूटर सर्च कैसे करता है प्रोफाइल? जब वो naukri.com या किसी भी जॉब पोर्टल पे जाता है तो रिक्रूटर कीवर्ड का ही यूज़ करता है। या मान लेते हैं अगर मैं रिलायंस हूँ, ठीक है, और मेरा कॉम्पिटिटर मान लो फ्लिपकार्ट है ई कॉमर्स में, तो क्या होगा कि मैं फ्लिपकार्ट का नाम डालूंगा और उसमें लॉजिस्टिक ऑपरेशन में डालूंगा, तो मेरा प्रोफाइल उसको दिख जाएगा। उस रोल में, उस कंपनी में, कॉम्पिटिशन में, उस सैलरी रेंज में, उस एक्सपीरियंस में जो रिक्रूटर ने डाला है उसको ऑटोमेटिकली सब कुछ दिख जाएगा। बट फिर भी क्या होता है, फिर भी प्रोफाइल नहीं रिक्रूटर तक पहुंचते।
क्योंकि वो भी नहीं किया हुआ हमने। तो आप लोगों को यही समझने की ज़रूरत है, जब आप अपना प्रोफाइल जॉब पोर्टल पे बना रहे हैं तो अपने स्किल सेट अच्छे से डिफाइन करें। अगर रिज्यूमे में स्किल सेट नहीं भी हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हाँ, अगर रिज्यूमे आप डायरेक्टली किसी सॉफ्टवेयर में अपलोड कर रहे हैं तब फ़र्क पड़ता है। तो अभी अगर आप जॉब पोर्टल में प्रोफाइल बना रहे हैं तो प्रॉपर स्किल सेट डाल के, प्रॉपर सिलेक्शन करके, अपने रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेजिग्नेशन तक अच्छे से सेलेक्ट करके प्रॉपर, क्योंकि जब रिक्रूटर सर्च करता है वो पोर्टल वाली प्रोफाइल से सर्च होके आता है। पहले जब रिक्रूटर सर्च करता है तो पोर्टल वाली प्रोफाइल से आता है, सेकेंडली आता है आपके रिज्यूमे पे। अगर पोर्टल वाली प्रोफाइल में आपके स्किल से ठीक है, रिक्रूटर को ठीक लगता है, तब जाके रिक्रूटर कहीं आपका रिज्यूमे व्यू करता है। अब लोगों की प्रॉब्लम ये है, लोग कहते हैं मैं अप्लाई तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन मेरे को कोई कॉल नहीं आ रहा। तो उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में।